Hi friends, Assalamu alaikum. I'm Mr. Ahmed Sumro, Assistant Professor of Commerce. First and foremost, I would like to tell you that I'm going to initiate a lecture series on the subject of financial accounting. And the beginning I am going to do with the basics of accounting. वो बुनियादी बातें जिनको जानकर ना सिर्फ आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा इस सब्जेक्ट में बल्कि आपका सिलेबस भी कवर होगा क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग से दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग and here is the first point on the importance of accounting. All the stakeholders want their organization to create value addition for them. सारे stakeholders अपनी organization से अपने लिए value addition चाहते हैं। अच्छा, इस बात को समझने से पहले यहाँ पे दो important terms यूज किए गए हैं। stakeholders in organization, इनको समझना आपके लिए लाजमी होगा। तो पहले मैं डिफाइन करता हूं आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो मिलजुल कर काम करते हैं या इकट्ठे काम करते हैं किसी खास मकसद को अचीव करने के लिए या हासिल करने के लिए। There are mainly two types of organization: for profit organization and not for profit organization. फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है और उसका मेन मोटिव प्रॉफिट मेकिंग होता है या प्रॉफिट कमाना होता है। दूसरा टाइप होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है और उसका मेन मोटिव प्रॉफिट मेकिंग नहीं बल्कि पब्लिक वेलफेयर होता है, मतलब लोगों के लिए फलाह का काम करना। देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। यहाँ पे मैं सिर्फ इनकी डेफिनेशंस को डिस्प्ले करता हूँ। And if you want to know the details of forms of business organization, you must watch my lecture videos on the subjects of principles of commerce and introduction to business. Another term that I am going to define for you is stakeholders. Stakeholders are individuals or groups of people who have an economic or social interest in the organization. Stakeholders वो अफराद या लोगों के ग्रुप्स होते हैं जिनका किसी ऑर्गेनाइजेशन में इकोनॉमिक या सोशल इंटरेस्ट या मफाद होता है। Another very good definition I would like to share with you, and here is that one: those persons or organizations which can affect or be affected by an organization's actions, objectives and policies. Stakeholders वो लोग या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के एक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज के ऊपर असरअंदाज होते हों या उल्टा उसी ऑर्गेनाइजेशन के एक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज का इंपैक्ट उन्हीं लोगों या ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर पड़े। ठीक है। And one thing should be noted over here कि you don't have to be confused between two important terms: stakeholders and stockholders, because stockholders are none but they are the shareholders who purchase shares in bulk or bundles. तो उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था कि सारे स्टेक होल्डर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन से चाहते हैं कि वो उनके लिए वैल्यू एडिशन करे। अच्छा, वो वैल्यू एडिशन तो चाहते हैं लेकिन किस तरह का वैल्यू एडिशन चाहते हैं, इस बात को समझाने के लिए भी मैं चंद एक मिसालें आपके सामने रखता हूं। फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ शेयर होल्डर्स। अस्यूम करें कि एक शेयर होल्डर है जिसने 1 लाख रुपए के शेयर्स परचेज किए हैं किसी कंपनी के। साल भर कंपनी की बिजनेस ऑपरेशन के बाद एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर अगर वो उन शेयर्स को मार्केट में जाके बेच देता है और अगर उन्हें 1 लाख रुपया ही वापस मिले या 1 लाख से इवन कम अमाउंट मिले, तो क्या आप समझते हैं कि इट वुड बी एक्सेप्टेबल टू दैट शेयर होल्डर? नो, इट वोंट बी एक्सेप्टेबल टू दैट शेयर होल्डर, क्योंकि उसने इसलिए 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी या सीड़पकारी की थी उस कंपनी में ताकि वो कंपनी प्रॉफिट कमाए, ताकि उसके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज हो। 1 लाख से 1 लाख 10,000 पे हो जाता
1,20,000 हो जाता, या इवन वो जो है ज्यादा अमाउंट इंक्रीज हो जाता। मतलब ये कि उसके प्रिंसिपल अमाउंट में जो एडिशन होता वही उसके लिए वैल्यू एडिशन होता। वो एडिशन डिविडेंड की सूरत में भी हो सकता था, वो एडिशन इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक्स भी हो सकता था, या वो एडिशन दोनों को मिला के भी हो सकता था, जो अनफॉर्चुनेटली इस शेयर होल्डर के लिए वो नहीं हो सका। एंड सेकंड वन इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। गवर्नमेंट भला किस तरह का वैल्यू एडिशन चाहती है? दोस्तों, जब कंपनीज प्रॉफिट्स कमाती हैं तो उससे गवर्नमेंट के लिए भी वैल्यू एडिशन होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के मध्य में रेवेन्यू कलेक्ट होता है। And the last example that I am going to quote over here is of creditors. Creditors are actually suppliers. और मार्केट में दो किस्म के सप्लायर्स होते हैं। एक होते हैं मनी सप्लायर्स, जो जरूरत पड़ने पर कंपनीज को लोन प्रोवाइड करते हैं। लोन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। और ये जो मनी सप्लायर्स होते हैं ये उमूमन कमर्शियल बैंक्स होते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स भी मनी सप्लाई करते हैं। दूसरे होते हैं गुड सप्लायर्स। कंपनीज को जो स्पेशली इंडस्ट्रीज में काम करती हैं उनको रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स की जरूरत पड़ती है। तो इन चीजों के जो सप्लायर्स होते हैं, जो उधार पे सप्लाई करते हैं, वो कंपनीज के लिए क्रेडिटर्स होते हैं। अच्छा, तो उन क्रेडिटर्स के लिए वैल्यू एडिशन क्या होगा? डियर फ्रेंड्स, क्रेडिटर्स भी चाहते हैं कि जिस कंपनी को उन्होंने या तो लोन दिया है या गुड सप्लाई किए हैं वो प्रॉफिट में जाए, ताकि उन क्रेडिटर्स को देने के लिए उस कंपनी के पास ज्यादा से ज्यादा फंड्स हो, ताकि कोई भी उनके लिए डिफॉल्ट रिस्क ना हो। तो ये जो डिफॉल्ट रिस्क का खत्म हो जाना है या कम हो जाना है, ये एक्चुअली क्रेडिटर्स के लिए वैल्यू एडिशन होगा। अब मेरे ख्याल में ये बात 100% आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह का और किस किस्म का वैल्यू एडिशन स्टेक होल्डर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन से चाहते हैं। और इन एग्जांपल से ये बात भी क्लियरली आप समझ गए होंगे कि वैल्यू एडिशन वैल्यू एडिशन एक तरह का स्टेक होल्डर्स के लिए गोल होता है या ऑब्जेक्टिव होता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है कि जब उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ऐसा टूल या मैकेनिज्म हो जिससे स्टेक होल्डर्स अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकें। और वो परफॉर्मेंस किस किस्म की हो सकती है? वो परफॉर्मेंस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल हो सकती है। फाइनेंशियल का मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस ऑपरेशन के नतीजे में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। और नॉन फाइनेंशियल के लिए मैं दो मिसालें दूंगा। एक तो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इस साल इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। और ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलता है अमाउंट ऑफ सेल्स से। अगर लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल करंट ईयर का सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, मतलब ये ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर्स लाइक योर प्रोडक्ट, यू सेल देम, और इसी वजह से उन्होंने लास्ट ईयर के मुकाबले में ज्यादा परचेजिंग की है। और दूसरा एग्जांपल है मार्केट शेयर, कि आपकी कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है उसमें उसका मार्केट शेयर कितना है, ज्यादा है या दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनीज के मुकाबले में कम है। और इसका भी हमें पता सेल्स रेवेन्यू से चलता है। अस्यूम करें कि आपकी कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है उसमें टोटल 3 कंपनीज काम करती हैं बशमूल आपकी कंपनी के, और पूरे साल में सब टोटल मिला के जो सेल्स किए हैं वो 10 लाख रुपए किए हैं। और जब आप अपनी कंपनी की स्टेटमेंट को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी अकेली कंपनी ने 5 लाख की सेल्स की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कंपनी के पास 50% मार्केट शेयर है और बाकी जो दो कंपनीज हैं उनके पास कलेक्टिवली 50% मार्केट शेयर है।
तो आइए हम इस पूरी डिस्कशन को जो अब तक हमने की है उसको कंक्लूड करते हैं। अकाउंटिंग इज दैट टूल और मैकेनिज्म टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग वही टूल या मैकेनिज्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि जिससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है। Okay friends, this shows how much important is accounting for all stakeholders altogether. इसलिए कि अकाउंटिंग सभी स्टेक होल्डर्स के लिए एक गोल या ऑब्जेक्टिव होता है। और ये कैसे मुमकिन हो सकता है विदाउट अकाउंटिंग? क्योंकि अकाउंटिंग ना करने की वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस का पता ही नहीं चल सकता एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को और ना ही इंटरनल स्टेक होल्डर्स को। तो आइए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जाने। Moreover, accounting provides its stakeholders important information to take their important relevant decisions. इसके अलावा अकाउंटिंग अपने स्टेक होल्डर्स को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिसके बेसिस पे वो अपने अपने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। यहाँ पे मैं चंद एक स्टेक होल्डर्स और उनके पॉसिबल डिसीजंस के बारे में आपको बताऊंगा। फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ इन्वेस्टर्स। अच्छा, इन्वेस्टर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से क्या जानना चाहते हैं? वो जानना चाहते हैं कि कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। मतलब ये कि कंपनी के जो फ्यूचर नेट कैश फ्लोज हैं उनका प्रेजेंट वैल्यू वो जानना चाहते हैं और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी के स्टॉक्स को सेल आउट कर दें या और ज्यादा बाय करें। फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट आर एक्चुअली प्रोफेशनल्स। ये वो लोग या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के सूरत में उनको मिलती है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, डिफरेंट मेथड्स या टेक्निक्स यूज करते हुए डीप एनालिसिस करते हैं, जैसा कि रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस एंड रिस्क एंड रिटर्न कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। और जो एनालिटिकल रिजल्ट्स मिलते हैं उनके थ्रू कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का पता लगाते हैं और अपने कस्टमर्स को असिस्ट करते हैं या गाइड करते हैं कि कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से निकाल दिया जाए या और ज्यादा परचेज करके शामिल कर दिया जाए। एंड थर्ड आर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं, वो लोग या वो कंपनीज होती हैं जिनको इस बिजनेस ने पैसे देने होते हैं या पेमेंट करनी होती है। क्रेडिटर्स इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के थ्रू ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक कंपनी के पास इतने फंड्स हैं या नहीं कि जिनसे वो अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाजिबल अदा कर्जे या डेट्स वापस कर सके और उसके बुनियाद पे वो डिसाइड करते हैं कि उस बिजनेस कंसर्न को लोन या अशया की तरसील जारी रखी जाए या रोक दी जाए। फोर्थ इज एम्प्लॉइज एंड यू नो वेरी वेल दैट द एम्प्लॉइज आर द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उनको भला क्या जाना होता है? दोस्तों, एम्प्लॉइज को भी अपनी कंपनी की सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में जानना होता है। मतलब यह कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए इतने पैसे हैं या नहीं है और क्या कंपनी प्रॉफिट में जा रही है लॉस में। उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं अपने कैरियर के बारे में कि उसी कंपनी के साथ कंटिन्यू किया जाए या उसे छोड़ के कोई और कंपनी ज्वाइन की जाए। फिफ्थ इज गवर्नमेंट एजेंसीज एंड गवर्नमेंट देमसेल्व्स। आपको पता है कि पाकिस्तान में एक इदारा है जिसको एफबीआर कहते हैं या फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं और उसका काम होता है टैक्सेस कलेक्ट करना। You know, it collects various taxes, duties or levies such as income tax, sales tax, withholding tax, etc. ये गवर्नमेंट एजेंसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बुनियाद पे कंपनीज के प्रॉफिट्स का पता लगाती है और उस पे इनकम टैक्स कैलकुलेट और चार्ज करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट themselves यूज दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। यू नो, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हर साल बजट या फिस्कल पॉलिसीज बनाती हैं जिनमें वो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज और अपने अखराजात मतलब एक्सपेंडिचर्स का तयन करती हैं या तखमीना लगाती हैं। गवर्नमेंट से इस किस्म की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये डिसाइड करती हैं कि किस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए या इंटरनेशनली compete करने के लिए सब्सिडीज दी जाएं। एंड द लास्ट वन इज जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक भी
एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि उसके भी बहुत सारे मफादात होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में। यहाँ पे मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव तो हो सकता है, लेकिन सोल मोटिव नहीं हो सकता, मतलब अकेला मकसद नहीं हो सकता। क्योंकि सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर नेशनल रिस्पांसिबिलिटीज और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज भी होती हैं, जैसा कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना, कम प्राइस चार्ज करना, ज्यादा से ज्यादा जॉब्स अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, मुलाजिमिन को पुरकशिश मराहतें देना, उन्हें बेहतर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह टाइमली देना। या एक और मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन करंट सिनारियो। आपको पता है कि कोविड-19 को टैकल करने के लिए प्राइम मिनिस्टर फंड क्रिएट किया गया है, और बहुत सारी कंपनीज ने उस फंड में कंट्रीब्यूट भी किया है। वो भला क्यों? इसलिए कि ये उनके ऊपर एक नेशनल रिस्पांसिबिलिटी है, क्योंकि वो साल साल पाकिस्तानी अवाम से लाखों करोड़ों रुपए कमाती हैं। तो जनरल पब्लिक की इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इसलिए इंटरेस्टेड होती है कि वो जानना चाहते हैं कि कंपनीज कितना कमा रही हैं और कितना सोशल वर्क्स के ऊपर खर्च कर रही हैं। ओके फ्रेंड्स, ये थी वो चंद मिसालें स्टेक होल्डर्स और उनके पॉसिबल डिसीजंस के बारे में। वो डिसीजंस जो स्टेक होल्डर्स प्रोवाइडेड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बुनियाद पे लेते हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि ये मिसालें इनफ हैं, काफी हैं ये प्रूव करने के लिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना, अकाउंटेंसी करना किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना जरूरी होता है, उसकी अफादियत कितनी ज्यादा होती है। यही वजह है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज या जिनको आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज कहते हैं, उनमें तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना और उनकी एक्सटर्नल चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होता है। मतलब ऐसा करने के लिए एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी कानूनी तौर पे बाउंड होती है। तो आइए अब जो कुछ हमने इस वीडियो में सीखा और समझा है उसको कंक्लूड करते हैं। एंड हियर इज द समरी ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। अकाउंटिंग गैर मामूली तौर पर जरूरी होती है, क्योंकि अकाउंटिंग एक ऐसा टूल या मैकेनिज्म है जिसके जरिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर नजर रखी जाती है, और जिसके थ्रू स्टेक होल्डर्स बआसानी अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके लिए वैल्यू एडिशन हो रहा है या नहीं हो रहा। और दूसरी बात जो हमने सीखी वो ये है कि अकाउंटिंग अपने स्टेक होल्डर्स को अहम मालूमात प्रोवाइड करती है या मुहैया करती है, जिसके बुनियाद पर वो अपने अपने मुनासिब फैसले बआसानी ले सकते हैं। And that's all, my dear friends. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe this channel and like and share my videos to all your friends who are learning the subject of accounting, so that they could also be benefited from this free education platform.